नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग के मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं वो करने वाले हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, जिसमें मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर अ चाइल्ड इज, कि अगर हमें किसी बच्चे में उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करना है तो हमें कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो उसके गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बताएगा कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज चल रहा है या नहीं। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज मिड आर्म सरकमफ्रेंस, कि हमें उसके मिड आर्म सरकमफ्रेंस को देख के या मेजर करके पता चल जाएगा कि बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। ऑप्शन बी हेड सरकमफ्रेंस। ऑप्शन सी रेट ऑफ इंक्रीज हाइट एंड वेट। ऑप्शन डी चेस्ट सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा कोई एक ऑप्शन है जो हमें सटीक इंफॉर्मेशन देगा कि एक जो बच्चा है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। अगर बच्चे का जो हाइट एंड वेट है उसके अकॉर्डिंग टू एज बढ़ रहा है तो हमें ये बेस्ट इंडिकेटर है कि जो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ऑप्शन C is correct here. Next question is here. A 10-year-old child with asthma is admitted to the ward. Which of the following observation need immediately action by the nurse? कि 10 साल का बच्चा है जो जिसे अस्थमा है, वार्ड में एडमिटेड किया गया है, वार्ड में एडमिट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, की यहाँ पे कौन सी एक ऑब्जर्वेशन है जिसपे एक नर्स को इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्रेथ रेट 20 पर मिनट, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। ऑप्शन सी रिफ्यूजिंग टू ईट फूड। ऑप्शन डी ऑक्सीजन सैचुरेशन 96%। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं कि ब्रेथ रेट, वो बोल रहे हैं कि ब्रेथ रेट 20 पर मिनट चल रहा है, तो ये भी कोई इशू की बात नहीं है। ये ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है बच्चे में कि ब्रेथ रेट अगर 20 है तो इस पे कुछ अलग से इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन बी के साथ अगर चलते हैं हम लोग, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई। तो इस जो ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि बच्चा जो है सिटिंग में ही बैठने की मतलब जो बात कर रहा है, वो जो अगर उसको नर्स बोल रही है लेइंग डाउन करने की बोल रही है तो वो रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ बच्चा अगर बैठने की ही बात कर रहा है तो उसको सांस लेने में जो दिक्कत है वो कम हो रही है। अगर वो लेटता है तो उसको जो सांस लेने में दिक्कत है वो बढ़ती है, इसलिए वो सिटिंग अपराइट सिटिंग के लिए ही बोल रहा है, तो रिफ्यूजिंग कर रहा है सुपाइन पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है दैट इज द ऑप्शन बी। तो अगर हम ऑप्शन सी की भी बात करें, यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू ईट फूड में भी हो सकता है कि बच्चे को भूख ना हो इसलिए वो रिफ्यूज कर रहा है फूड लेने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन 96%। तो इस पे भी कोई इस तरीके की कोई इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के जो सैचुरेशन रेट है वो 96% है। तो ये डिप्लीमेशन नहीं है सैचुरेशन का। अगर 95 से लेके 100 तक अगर सैचुरेशन आता है दैट इज गुड, देयर इज नो नीड फॉर अ स्पेशल इंटरवेंशन अगर बच्चे का जो सैचुरेशन रेट है वो 96% जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेकोनियम एस्पिरेशन अगर बच्चे ने कर लिया है, अगर मेकोनियम एस्पिरेट हो गया है, तो यहाँ पे कौन सी एक ऑप्शन है जो उसके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज हियर, इट इज कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि हमें बोल रहे हैं कि जो मेकोनियम एस्पिरेशन है वो कॉमन कॉज है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। ऑप्शन बी यहाँ पे बोल रहे हैं इट अकर व्हेन अ न्यूबॉर्न इनहेल पर्टिकुलेट मेकोनियम मिक्स्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड इन यूट्रो, कि अगर बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो इनहेल कर लेता है पर्टिकुलेट मेकोनियम मिक्स्ड, जो मेकोनियम मिक्स्ड है एमनियोटिक फ्लूइड के साथ, अगर वो इनहेल कर लेता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आता है, इट डज नॉट प्रोग्रेस टू परसिस्टेंट, कि ये प्रोग्रेस नहीं करता है
टू परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन द सीवियर केसेस, कि अगर सीवियर केसेस है तो ये प्रोग्रेस नहीं करेगा इन द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन डी में आता है चेस्ट एक्सरे शो फ्लफी इनफिल्ट्रेट विद एरिया ऑफ एटेलेक्टेसिस, कि जो चेस्ट एक्सरे हैं बच्चे के वो फ्लफी इन्फिल्ट्रेशन शो कर रहे हैं एरिया ऑफ एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का यहाँ पे मतलब है कि पार्शली या कंप्लीटली जो लंग्स होते हैं उनका कोलैप्स हो जाना, कि उन एरिया में फ्लफी इनफिल्ट्रेशन जो शो कर रहे हैं चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे इसने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि मेकोनियम एस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है जो ट्रू नहीं है। तो यस, अगर ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाए कि जो मेकोनियम अगर बच्चा एस्पिरेट कर लेता है तो उससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता ही आता है बच्चे में, तो क्योंकि ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कर देता है अगर एस्पिरेशन हो गया है मेकोनियम का। तो अगर ये भी बात सही है कि अगर बच्चे ने इनहेल कर लिए हैं मेकोनियम प्लस एमनियोटिक फ्लूइड के जो पर्टिकुलेट्स हैं, अगर उसने इंस्पिरेट कर लिए हैं तो उस कंडीशन को भी हम मेकोनियम एस्पिरेट कहते हैं। सी ऑप्शन के साथ अगर हम लोग जाए कि ये क्या करता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता, नहीं, जो मेकोनियम एस्पिरेशन है वो सीवियर केसेस में प्रोग्रेसिव होता है टू परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कोज करता है इन द केसेस ऑफ द सीवियर कंडीशन। तो अगर ऑप्शन डी के साथ जाएं कि चेस्ट एक्सरे शो फ्लफी इन्फिल्ट्रेशन विद द एरिया ऑफ एटेलेक्टेसिस, तो यस, ये क्या करता है, फ्लफी इन्फिल्ट्रेशन जो है एटेलेक्टेसिस वाले एरिया में शो करेगा चेस्ट एक्सरे जब हम बच्चे के करवाते हैं। तो जो ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा दैट इज नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग द मेकोनियम एस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज द ऑप्शन सी, कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रोग्रेसिव नहीं होता। इन द एक्चुअल कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि जो मेकोनियम एस्पिरेशन है वो सीवियर केसेस में प्रोग्रेसिव होता है टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज परसिस्टेंट डायरिया। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए डायरिया लास्ट मोर देन 1 वीक, ऑप्शन बी डायरिया लास्ट देन more than 2 week, डायरिया लास्ट मोर देन 3 वीक, डायरिया लास्ट मोर देन 4 वीक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी, डायरिया लास्ट मोर देन 2 वीक। अगर किसी बच्चे में या एडल्ट में मोर देन 2 वीक रहता है तो उस कंडीशन को हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ चाइल्ड विद पैथोलॉजी ऑफ फैलेट एंड हिस्ट्री ऑफ सीवियर हाइपोक्सिक एपिसोड्स इज टू बी एडमिटेड टू पेडियाट्रिक यूनिट, कि एक बच्चा है पैथोलॉजी ऑफ फैलेट की हिस्ट्री है उसकी और उसको सीवियर हाइपोक्सिया हो रखा है, तो वो पेडियाट्रिक यूनिट में एडमिट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू हैव एट द बेड साइड, कि इस कंडीशन में जब बच्चे को पैथोलॉजी ऑफ फैलेट की हिस्ट्री है तो इस कंडीशन में नर्स को कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चे के बेड साइड पे रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स उसने बताई हैं कि उसकी बेड साइड पे कौन सी चीजें नर्स को रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मॉर्फिन सल्फेट इन सिरिंज रेडी टू एडमिनिस्टर, की जो मॉर्फिन सल्फेट है वो नर्स को फिल करके रखना चाहिए सिरिंज में ताकि वो जल्दी से एडमिनिस्टर कर सके। ऑप्शन बी ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग्ड इन, की ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग्ड इन होना चाहिए। ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप होना चाहिए उसकी बेड साइड पे, या फिर सक्शन ट्यूबिंग एंड इक्विपमेंट, की सक्शन ट्यूबिंग होनी चाहिए और इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर बच्चे को किसी भी तरीके का कुछ सक्शनिंग का जरूरत लग रहा है तो वो सक्शनिंग उस टाइम पे कर सके। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नर्स को उसकी बेड साइड पे रखना चाहिए। तो अगर हम लोग बच्चे की कंडीशन की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है वो होता क्या है। जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जिसे हम साइनोटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। तो पैथोलॉजी ऑफ फैलेट मेनली 4 चीजों को इंक्लूड करता है, इसमें 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन VSD मींस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नंबर 2 पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है इसमें। नंबर 3 राइट वेंट्रिकुलर जो होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नंबर 4 पे जो आता है दैट इज द ओवरराइडिंग ऑफ द अरियोटा। ये चारों चीजें जो होती हैं वो पैथोलॉजी ऑफ फैलेट जो है उसमें इंक्लूड होती हैं।
जिससे बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में जो हार्ट की जो शंटिंग है वो राइट से लेफ्ट साइड को होती है। तो इसमें क्या है, अगर बच्चे का ऑक्सीजन की डिमांड अगर बॉडी में फुलफिल नहीं हो पा रही है तो बच्चे में कौन सी कंडीशन राइज होगी, यहाँ पे तो हाइपोक्सिक वाली कंडीशन जो है राइज होगी। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट द टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट, कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है इसमें क्या होता है। तो एक और भी चीज है यहाँ पे कि कुछ और भी फीचर्स होते हैं यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के, कि इसमें जो हार्ट की शेप है वो बूट शेप की हो जाती है, और इसमें जो हमें हार्ट की साउंड्स देखने को मिलती हैं दैट आर द मर्मर साउंड्स जो होती हैं वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमें सुनने को मिलती है। एंड द मेन फीचर इज द क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, जो बच्चे में क्लबिंग जो फिंगर्स होती हैं वो ऐसे क्लबिंग की कंडीशन में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था ओवरव्यू थोड़ा सा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में, कि मेनली इसमें जो बच्चा है हाइपोक्सिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें कौन सी इंटरवेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो मेनली हाइपोक्सिक है, अगर पेशेंट बच्चा जो है हाइपोक्सिक है तो हमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग्ड इन, कि बच्चा जब भी हाइपोक्सिक कंडीशन में आया है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन का जरूरत रहेगा, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको हमें मेंटेन करने का जरूरत है वहां पे, इसलिए हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है ऑन द सपोर्ट जब भी बच्चे को हाइपोक्सिक और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What is the normal range of pulse rate of a child of 1 to 2 year? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बच्चा है 1 to 2 year उसका एज है तो उसमें पल्स रेट उसका नॉर्मल रेंज में क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 60 to 100 पर मिनट्स, 70 to 120, 120 to 160, 80 to 130। तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि जब न्यू बॉर्न जो होता है उसका जो हम पल्स रेट लेते हैं, नॉर्मली जो पल्स रेट लेते हैं वो कितने से कितना होना चाहिए। तो 120 से लेके हम 140 पर मिनट्स जो पल्स रेट है हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 ईयर का बच्चा है तो इसमें हमें हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जाने वाला है, दैट इज द ऑप्शन डी, 80 से 130 पर मिनट जो पल्स रेट है दैट इज अ नॉर्मल इन 1 to 2 year चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ दीज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। पिछले क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं दैट इज द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन अ न्यूबॉर्न, कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तब से ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में बताना है कि इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है। तो हम अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस के बारे में पढ़े तो ये 2 टाइप्स की होती है, साइनोटिक और एसाइनोटिक। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन डी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है दैट इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज और डिफेक्ट। तो जो ऑप्शन सी है हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया इज, जो हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे अप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी, या फिर ये सभी जो हैं हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया में आते हैं। तो यहाँ पे जो हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया है दैट इज द ऑप्शन सी, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रैकोमा फॉर चिल्ड्रन इज, अगर बच्चे को ट्रैकोमा हो गया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन है oral tetracycline, ऑप्शन बी oral penicillin, ऑप्शन सी aminoglycosides, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए, oral tetracycline जो ड्रग ऑफ चॉइस है हम ट्रैकोमा में बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, following the poisoning the acetaminophen, which among the following sign the nurse need to expect, कि जब किसी भी क्लाइंट को जब acetaminophen मीन्स PCM पैरासीटामोल से पॉइजनिंग हो जाती है तो यहाँ पे कौन सा एक साइन है जो नर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फीवर, जॉइंटिस, राइट
अपर क्वाड्रेंट पेन, हेडेक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाने वाला है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को एसिटामिनोफेन से पॉइजनिंग हो गया है तो सबसे पहला जो साइन है वो कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज द ऑप्शन सी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, क्योंकि जो एसिटामिनोफेन है वो हमारे लिवर को जाके इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा लिवर पे इफेक्ट करती है। तो हमें हो सकता है जो ज्वाइंटिस ऑप्शन यहाँ पे उसने दिया गया है, बट जे लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का, बट दिस इज नॉट अर्ली साइन। बट अर्ली साइन में क्या होगा, सबसे पहले उसे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो हमारा जो लिवर है दैट इज ऑल्सो लोकेट एट द राइट साइड। तो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्या है, पेन देखने को मिलेगा अगर एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो गई है किसी पर्सन को।